नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चौथे चरण तक आते आते भारतीय जनता पार्टी हांफने लगी है। प्रधानमंत्री हर टोना टोटका आजमा रहे हैं। कभी कह रहे हैं मुसलमान आपकी एक भैंस खोल के ले जाएंगे, कभी मंगलसूत्र पे आ रहे हैं, कभी आरक्षण पे आ रहे हैं। रोड शो फ्लॉप हो रहे हैं, रैलियों में भीड़ नहीं आ रही। कल गृह मंत्री की रैली में एक पत्रकार को पीट दिया गया। जहां रोड शो किया कानपुर में, वहां सबसे ज्यादा कम मतदान हुआ। आज सुबह पटना में पहली बार पटना में वो रुके रोड शो किया, और आज सुबह वहां गुरुद्वारे में वो लंगर में खाना खिलाते हुए नजर आए। लोगों को सेवा करी उन्होंने गुरुद्वारे में। लोगों ने कमेंट करके पूछना शुरू किया कि जब लखीमपुर में बेकसूर सिख किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी, तब प्रधानमंत्री को सिखों की याद नहीं आई थी। जब किसान, जिसमें बड़ी संख्या में सिख किसान थे, वो बैठे हुए थे और 700-800 किसानों की मौत हो गई थी, तब प्रधानमंत्री को सिख कौम नजर नहीं आई। और अब जब वोटिंग हो रही है लखीमपुर में, गृह राज्य मंत्री टेनी महाराज खुद फंसे हुए हैं। अपने बच्चों को लेकर चले गए वोट डालने के लिए। कायदे से तो तत्काल FIR होकर गिरफ्तारी हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बीच में आप अगर इस तरह बच्चों को लेकर चले जाते हैं तो ये एकदम गंभीर अपराध है। वहां वीडियो बना रहे हैं बच्चों को लेकर वोट डालें, लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब खुद देश के गृह राज्य मंत्री हो तो नियम काहे का। लेकिन प्रधानमंत्री आज जिस तरह गुरुद्वारे में नजर आए, वो बता रहा है कि मामला आसान नहीं है, मामला फंसा हुआ है, मामला टिपिकल है। और ये क्या मामला है, इन सब को बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल स्वामी जी मौजूद हैं। हम चलते हैं सीधे। अखिल स्वामी जी मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, बहुत शानदार प्रोफेसर हैं। छात्रों को उन्होंने बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है, शिक्षा दी है नैतिकता की, और समाज में कैसे बेहतर व्यक्ति बने इसकी। तो अखिल स्वामी जी के पास चलते हैं। अखिल जी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज गुरुद्वारे में खाना खिला रहे थे, सेवा कर रहे थे, लंगर खिला रहे थे। कितना हृदय अच्छा हो गया प्रधानमंत्री जी का। सिखों की याद आ गई उन्हें कम से कम आज। अब तो माफ कर देना चाहिए सरदारों को कि वो किसान जो मरे हैं, बेकसूर किसान आंदोलन के नाम पे जो शहीद हुए, उनको अब क्या प्रधानमंत्री जी का ये प्रायश्चित है? क्यों प्रधानमंत्री जी को इतने दिनों बाद सिख कम्युनिटी की याद आई? देखिए संजय जी, इसको प्रायश्चित नहीं कहते हैं। प्रायश्चित का मतलब होता जब 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए थे, बरसात में, गर्मी में, ठंड में बैठे हुए थे, और उनका पानी और बिजली रोका जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। उन्हें लंगर कौन खिला रहा था? उनका पेट कौन भर रहा था? वो भगवान, वो गुरु नानक, वो जो हमारे ईश हैं, वो भोजन भेज रहे थे। अब आप किसी सिख से अगर पूछ लें कि लाखों लोगों को आपने खाना कैसे खिलाया, वो कहते हैं हमने नहीं खिलाया, ये तो प्रभु ने खिलाया, ये तो हमारे गुरुओं ने खिलाया। ये उनका माना जाता है। देखिए, अगर आप सही में, जो हमारे सनातन धर्म का, सिख धर्म का मूल आधार है, 50 सिख किसान काला झंडा लेके आपको अपनी बात कहना चाह रहे थे पंजाब के अंदर, और आपने कहलवा दिया कि जाके कह देना अपना मुख्यमंत्री से मैं जीवित लौट आया। जब ये हिंदू और सिख किसानों को आपका टेनी महाराज का बेटा जीप से कुचल रहा था, अरे प्रायश्चित तो कहां तक करेंगे आप? गंगा नहा के भी आप प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक भी अबोध व्यक्ति का एक भी, और आपने देखा था लखीमपुर खीरी के अंदर, वो किसान जा रहे थे, बेचारे लौट रहे थे प्रदर्शन करके, उनके सामने से नहीं जीप चलाई गई थी, उनके पीठ पे जीप चढ़ाई गई थी, उनको मारा गया था। जिस प्रकार से अभी पंजाब के किसान आना चाह रहे थे, हरियाणा के किसान दिल्ली आना चाह रहे थे, संजय जी आप बताइए, क्या हिंदुस्तान की किसी भी देश के किसी भी पार्ट के आदमी को दिल्ली आने से रोका जा सकता है? क्या दिल्ली आने के लिए तमिलनाडु के और मणिपुर के और पंजाब के लोगों को वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट अपना इमिग्रेशन कराना पड़ेगा? अगर देश का अन्नदाता दिल्ली आना चाह रहा था, अपने प्रधान सेवक से अपनी बात कहना चाह रहा था, तो आपने हरियाणा की सीमा के अंदर घुस के कीले गाड़ दी। आज उसका फल भुगत रहे हैं आप। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर वो किसानों ने अपने रास्ते इन लोगों के लिए बंद कर दिए। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं किसान यूनियन वालों से, उनसे सीधा मेरा कोई संपर्क नहीं है। हर पोलिंग बूथ पर अपनी जो आपकी वेशभूषा है, जो पगड़ी लगा के आप बैठते हैं, जो आपका वो है एक सफेद और हरा साफा है, उसको लेके हर पोलिंग बूथ पे भेजिए। जो आपके साथ अन्याय हुआ है, जो आपके साथ अत्याचार हुआ है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है।
आपने कहा मैं एक शिक्षक हूं, मैंने अपने छात्रों को हमेशा एक शिक्षा दी है, एक तो झूठ मत बोलो। अगर तुम इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग कहो कि मैंने इंजीनियरिंग की है, ये मत हाँको कि तुमने पीएचडी की है। झूठ मत बोलो, अपनी डिग्री के बारे में झूठ मत बोलो। और एक चीज देखिए बच्चों से संजय जी मैं और कहता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा, इधर उधर मत ले जाइएगा। शादी करने से पहले सोच लेना, अपने लड़के लड़कियों से, अपने जितने छात्र छात्राएं थी और जब मेरे पास आते थे कि साहब ये शादी है, सर बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा यार पहले सोच लो, एक बार शादी कर लेना, जिंदगी भर छोड़ोगे तो मेरे पास मत लौट के आना। देखिए ये हमारे सनातन धर्म का मूल आधार है, हर व्यक्ति को परेशान किया है। एक अग्निवीर की मौत हुई है, शहादत हुई है कल। संजय जी अगर आप अपनी 4 PM की टीम को भेजेंगे उसके घर में, 2 दिन तक तो लोग उसके घर में आएंगे, डीएम और कमिश्नर दरवाजे बंद कर लेंगे, उससे पूछेंगे नहीं एक पैसा, और पैसे पैसे के लिए तड़प जाएगा वो परिवार। अग्निवीरों को इन्होंने उनकी पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के सामने खड़ा कर दिया है, अपने लोगों को पीछे कर लिया है, उनको सामने खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनके मरने पे इनको कोई शहादत की कीमत नहीं देनी पड़ती है। अगर मैं जवान होता, चलिए मैं पहले पैदा हो गया, 1952 में पैदा हो गया, अगर मैं जवान होता, इतना बड़ा अत्याचार अनाचार देश के बच्चों के साथ हुआ है, देश के किसानों के साथ हुआ है। आज अब वो कह रही है कांग्रेस हम एमएसपी की गारंटी देंगे, हम अग्निवीर हटाएंगे, हम 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देंगे। अगर वो नहीं देंगे, अपने वादे से पलटे, मैं सबसे पहला विरोध 4 PM में कांग्रेस का करूंगा। उनको देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो देने की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद उन लोगों को अगर वोट दे रहे हैं जो अग्निवीर लेके आए हैं, जिन्होंने एमएसपी की गारंटी नहीं दी है, जिन्होंने हमारी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार किया है, तो फिर मैं कोई दोष नहीं ले सकता। मैं तो जनता का जागृत करने के लिए जनता के सामने निवेदन कर सकता हूं, अपनी झोली भीख की तरह उनके सामने फैला रहा हूं, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचा लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिल जी, लेकिन मुझे लगता है आपकी बातों का और आप जैसे तमाम लोगों की बातों का जनता पे असर हो रहा है। मैं गया था गुड़गांव के अंदर इंटीरियर गांव में गया था, वहां पे जाट लोगों ने कहा, जाट के साथ ना किसान, 36 तरह की जातियां थी अलग अलग, सब घुसने नहीं दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का भी विरोध हो गया क्योंकि तुम जो हो बीजेपी के साथ चले गए थे, दौड़ा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि भाई हम सीधे सीधे शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाके प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन तुमने कीले गाड़ दी, लाठी चलाई, ड्रोन से गोले, आंसू गैस के गोले ड्रोन से छोड़े गए। जो दुश्मनों पे, चीन पे छोड़ने की हिम्मत नहीं होती है, गुस्सा चला आ रहा है, लेकिन किसानों पे छोड़ दिए गए। तो इस बार किसानों ने भी कहा तुमने हमको दिल्ली नहीं आने दिया, हम तुम्हें दिल्ली परमानेंट नहीं जाने देंगे। हरियाणा में सीन इतना बदल गया, कोई सोच नहीं सकता था कि अब बीजेपी की कौन सी सीट आएगी, लोग इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब पूरा पूरा राज हाथ से चला गया। अभी सुबह के लाइव में मयूर जानी बता रहे थे कि गुजरात में कम से कम 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां कड़ा संघर्ष है, और 2-3 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी को हारती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान में 8-10 सीटों का नुकसान, तो अब तो वहां का सट्टा बाजार देने लगा है। कर्नाटक से जुड़े हुए थे अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, वो बता रहे थे मिनिमम कर्नाटक से बीजेपी को 15 सीटों का नुकसान होगा। ये तो किला पूरा ढह गया, 14 चरण तक आते आते इस किले की हवा निकल गई। करेंगे क्या प्रधानमंत्री जी अब, अखिल जी क्या लगता है आपको? नहीं, बस यही ध्यान रखना पड़ेगा, कोई देश छोड़ के न जाए। देखिए संजय जी, ये जाटों की बेटियां नहीं है, एक चीज का ध्यान रखिए, हमारे सनातन धर्म में ये सांझी बेटियां हैं, ये हमारी 36 बिरादरी की बेटियां हैं। मुसलमान की भी बच्ची जो है, वो जो बच्ची है वो हमारे लिए देवी है। वो क्रिश्चियन की बच्ची है, सिख की या मुसलमान हिंदू की बच्ची नहीं होती, वो जाटों की बच्ची। अब आप ये बताइए, राजपूतों का जिस प्रकार से इन्होंने, जिस प्रकार से उनका अपमान किया, जिस प्रकार से हरियाणा का सबसे बड़ा राजपूत नेता सतपाल अम्मू, जो पगड़ी लगा के बड़ी बड़ी मूछें लेके इन लोगों के लिए बैटिंग किया करता था, उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जो सिटिंग पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बीजेपी की आज तो बाढ़ लगी हुई है, हुड्डा जी को समय नहीं मिल रहा है, सुस्ताना पड़ रहा है वो बीजेपी से आते हुए लोगों को वो करने के लिए। तो देखिए सवाल ये है, जो बेटियां होती है वो सांझी होती हैं। एक प्रेग्नेंट वुमेन को आप बताइए, सनातन धर्म में भगवान कृष्ण आज संजय जी अगर होते, वो जो लड़की थी बिल्किस बानो, ठीक है उसका नाम बिल्किस बानो था, वो मुसलमान थी, प्रेग्नेंट थी, वो बच्चे को पाल रही थी अपने पेट के अंदर। ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है क्या? जिन 10 लोगों ने, 12 लोगों ने उसके साथ व्यभिचार किया,
रेप किया, उसके बच्चे को गिरा दिया, उसके 3 साल के बच्चे को 4 साल को मार दिया, उसके साथ वालों को मार दिया, कोई सनातन धर्म वाला इसको स्वीकार कर सकता है क्या? मैं जाट नहीं हूं, मैं राजपूत नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरे लिए इस हिंदुस्तान का 142 करोड़ लोगों में एक भी आदमी, बल्कि हिंदुस्तान की बात भी छोड़ दीजिए, वसुधैव कुटुंबकम। मैं संजय जी आपके माध्यम से आपके श्रोता दर्शक जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निवेदन करूंगा, यूट्यूब से निकाल लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण दिया था, आपको हिंदुत्व की परिभाषा समझ में आ जाएगी। जो ये लोग स्वामी विवेकानंद की फोटो लगा के नाटक करते हैं, ये स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व से कोसों दूर हैं। हिंदुत्व का मतलब होता है एक दूसरे का सम्मान करना, जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था, जो इस्लाम के गुरुओं ने कहा था, जो सिखों के गुरुओं ने कहा था, जो हमारे गुरुओं ने, हमारे इष्टों ने कहा था, उनमें कहीं कोई भिन्नता नहीं है, कहीं भी मनुष्यता का। इस प्रकार से आप किसी को जिंदा जीव के अंदर जला देंगे और फिर कहेंगे हम सनातन धर्मी हैं। इन्होंने सनातन धर्म का संजय जी 10 साल में जितना अपमान और जितना इन्होंने मेरे धर्म को बदनाम पूरे विश्व में किया है। इज्जत से लोग देखा करते थे, विदेश जाता था, टीका लगा के जाता था, कुर्ता पजामा पहन के जाता था, मेरे धर्म का, मेरे हिंदुत्व का जो वो देखते थे, महात्मा गांधी से पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुझे प्रणाम करते थे। कभी उन्होंने नहीं कहा ये क्या यार ड्रेसिंग गाउन पहन के घूम रहे हो, क्योंकि मैं तो कुर्ते पजामे में वहां रहता था। अब इन्होंने इतनी हिंदुत्व की और सनातन धर्म का अपमान कर दिया। ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, ये सनातन धर्म विरोधी लोग। क्यों क्यों ऐसी मानसिकता लेकर मोदी जी आए? कहां तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर रहे थे और कहां वो इस स्तर तक उतर आए कि समाज में नफरत बोलनी है, कहना है 2 भैंसें होंगी, एक भैंस कांग्रेस खोल के ले जाएगी। ये कौन सी भाषा अचानक बोलने लगे? क्या सीन है? संजय जी आपने ध्रुव राठी का वो वाला वीडियो देखा जिसमें वो उन्होंने बताया तानाशाही पनपती कैसे है, तानाशाही बनाई कैसे जाती है, हिटलर कैसे बना था, मुसोलिनी कैसे बना था, नॉर्थ कोरिया का जो ये तानाशाह ये कैसे बना है। तानाशाही की प्रवृत्ति यही है, अल्पसंख्यकों को से बहुसंख्यकों को डराना, यही हिटलर ने किया था। हिटलर ने कहा था ये यहूदी हैं, तुम्हारी संपत्ति में वो कर रहे हैं, मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, मैं अच्छे दिन ले आऊंगा, मैं 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। और उसके बाद यहूदियों को मारा था, उनका वो सब किया था, बेचारों का बिल्कुल मास मर्डर हुए थे। लेकिन उसके बाद जब 1 साल के बाद जनता को जर्मनी की पता चला, ये आदमी तो नौटंकी कर रहा है, तो झूठ बोल रहा है, आप जर्मनी में चले जाइए यार, हिटलर का नाम ले लीजिए, आपको जेल हो जाएगी। अरे आप ये बताइए, हम लोग ये अब्दुल हमीद की संतानों को, आप खुद सोचिए संजय जी, अशफाकुल्लाह की संतानों को, ब्रिगेडियर उस्मान की संतानों को, आप चले जाइए दिल्ली के कराट प्लेस में, जहां हमारे शहीदों की लिस्ट लगी हुई है, उसमें कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितने मुसलमान हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, जो अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती भाई साहब कृष्ण और सुदामा से कम की नहीं है, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। अशफाकुल्लाह ने कहा था मैं मुसलमान हूं, हिंदू नहीं हूं, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं इसी देश के लिए दोबारा मरूं। इस टाइप के मुसलमानों के बच्चों को हम कैसे मार दें? हम सिखों पे कैसे अत्याचार कर दें? हम ठीक है, हम 80% हैं हिंदू, लेकिन इसका मतलब यह है जो 20% है, अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे संजय जी, आपके भी 50 रिश्तेदार विदेश में होंगे, मुसलमान और क्रिश्चियन देशों में होंगे, अगर वहां वो इसी तरह का व्यवहार करने लगे तो हमारा हिंदुत्व तो कहां रह जाएगा? तो ये मैं 2 निवेदन करता हूं। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था, यूट्यूब उसको देखें, अवश्य देखें। और दूसरा जो ध्रुव राठी का वीडियो है, तानाशाही पनपती कैसे है, ये तानाशाही पनप रही है, और इसीलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं, झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूं आप लोगों से जो इसको देख रहे हैं, तानाशाही को मत आने दीजिए, झेल नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है अखिल स्वामी जी, 4 चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी नजर आती है आपको? कितनी सीटों पे खड़ी नजर आती है? देखिए मेरा ये वो है, बिल्कुल पक्का निश्चय है, कांग्रेस को 100 सीटों से ज्यादा मिल रहा है, और कांग्रेस का 100 सीटों से ज्यादा मिलना ही ये सिद्ध करता है कि बीजेपी को 220 सीट नहीं मिल रही। आरजेडी की 1 सीट नहीं थी, बढ़ेगी, उद्धव ठाकरे की सीटें बढ़ेंगी, शरद पवार की सीटें बढ़ेंगी, आम आदमी पार्टी की बहुत सीटें बढ़ेंगी।
कांग्रेस की सीटें 100 से ऊपर आएंगी। टीडीपी इनका साथ छोड़ देगी, वाईएसआर कांग्रेस इनका साथ छोड़ देगी, बीजू जनता दल इनका साथ छोड़ देगा, जनता दल यूनाइटेड इनका साथ छोड़ देगा, एनसीपी अजीत पवार इनका साथ छोड़ देंगे और शिवसेना एकनाथ शिंदे इनका साथ छोड़ देंगे। इसलिए लेकिन ये बेईमानी 4-5% की करेंगे। जो भी वोटर ऐसे हैं जो देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, लू चले, पानी बरसे, ओले पड़े, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको वोट देने जाना है। 5% की हेराफेरी होगी, हर चुनाव क्षेत्र में 15% की लीड दीजिए। अगर देश में 5 जून के बाद अगर आपने सही निर्णय नहीं लिया, उसके बाद मेरी तो 72 साल की उम्र हो गई, बहुत कष्ट नहीं होगा। जवान बच्चों को, देश की महिलाओं को, युवा लोगों को जितना कष्ट होगा, क्योंकि यहां अडानी अंबानी पे लोग जो है प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और जो सत्ता में बैठे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और माननीय मोदी जी की एक डिबेट करा दो, संजय शर्मा जी के सामने करा दो। मेरी एक दिन 4 PM में 2 बजे मेरे बजाय आप राहुल और उनकी मोदी जी की डिबेट करा दीजिए। 1 करोड़ लोग देखेंगे संजय जी, 1 करोड़। 2 घंटे की कराएंगे, कम से कम 20 करोड़ लोग उसको देख लेंगे 2 घंटे के अंदर, विदेश में देख लेंगे। केवल माननीय मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए, राहुल तो तैयार हैं कि 4 PM में 2 बजे एक दिन मोदी जी और राहुल गांधी की डिबेट हो जाए। सही है। आप ये मैं अनुरोध करूंगा तो सबसे पहले मेरा चैनल ही बंद हो जाएगा। आप तो हाल देख ही रहे हैं आजकल, ऐसे अनुरोध बहुत खतरनाक होते हैं। मोदी जी अपने दिल पे ले लेंगे और दिल पे बहुत जल्दी लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं सीटें कम आएंगी, तो पार्टी के अंदर चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो वसुंधरा हो, शिवराज सिंह चौहान हो या योगी आदित्यनाथ हो, जिनका 10 साल से जिनको दबा के रखा गया है, जिनका शोषण किया गया है, फिर ये नेता कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, सब इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। भाई सब आप तो संजय जी, अरे संजय जी आप लखनऊ में बैठे हैं, आप बताइए क्या ये बात सच नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के 170 विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। ये सही बात है। बड़ी विस्फोटक बात बता रहे हैं। नहीं, विस्फोटक बात नहीं है, ये सिद्ध है। ये सारे वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, अरे जितने हैं सारे के सारे, आज के तारीख में जितने विधायक एमपी हैं, जिनको भी राज्यसभा का टिकट दिया है, सब कांग्रेसी हैं। वो तो बेचारे अपने केसेस वापस कराने के लिए गए थे, उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया। अब आप बताइए अशोक चौहान या आरपीएन सिंह, अब जितेंद्र प्रसाद, क्या आप सोचते हैं पीलीभीत का सीट जीत जाएंगे? जो अब धौरहरा, जो उनकी अपनी पैतृक एरिया है, वहां 2 बार उनकी जमानत जब्त हो गई है। तो ये सारे के सारे लोग देखिए, जो सत्ता में होता है ये उसके साथ जाते हैं। माननीय मोदी जी को अपने जो उनका झुंड है उसको एकत्रित संगठित रखने के लिए 273 सीटें चाहिए। अगर उनकी 20 सीटें भी कम हो गई, सब उनका साथ छोड़ देंगे। इसीलिए वो परेशान है, इसीलिए कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 भैंस छीन लेंगे। अरे 2 भैंस तो तब छीनेंगे 2 भैंस होगी। एक किस्सा मैं छोटा सा आपको सुनाता हूं, पहले वैसे सुना चुका हूं। एक गरीब आदमी मेड़ पे बैठा हुआ था, वहां अपना किसान था वो नरेगा का। उससे कहा कि वो कह रहे हैं कि साहब वो 2 भैंस होंगी, एक छीन लेंगे। उसने कहा छीन लेने दो, कोई बात नहीं। उसने कहा 2 झोपड़ी होंगी, एक छीन लेंगे। उन्होंने कहा छीन लेने दो, कोई बात नहीं। उसने कहा तुम्हारे 2 बंडल बीड़ी हैं, एक छीन लेंगे। क्या? ये नहीं छीनने दूंगा, क्योंकि न मेरे पास घर है, न मेरे पास खेत है, न मेरे पास भैंस है, मेरे पास केवल 2 बंडल बीड़ी। अरे देश के 80% लोगों की आपने ये हालत बना दी है, खाने को बेचारों के पास है नहीं। आप जरा एक सर्वे कराइए संजय जी, जो इस सब्जी में ठेले बेच रहे हैं ना, ये छोटी छोटी दुकान वाले हैं, ये किराया नहीं निकाल पा रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग ने धंधा चौपट कर दिया है, सेलिंग नहीं हो रही है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, आप देखिए आपके घर के आसपास 20 किलोमीटर की रेंज में कम से कम 100 आपको स्मार्ट बाजार मिलेंगे इनके अंबानी जी के। अरे सारे सब्जी फल वहां से खरीद रहे हैं, किराना लोग वहां से खरीद रहे हैं, छोटे दुकानदारों के धंधे चौपट हो गए। अच्छा, वो अडानी अंबानी जिनको पैसा कमाया उन्हीं को अब आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये समझ में नहीं आया कि दोस्त तो इनके थे अडानी अंबानी, आरोप ये उन पे लगा रहे हैं। ये नहीं, खेल वो क्या आपको पता, वो तेलंगाना के सीएम के साथ एक मीटिंग हुई थी अडानी जी की, वो कोई ज्वाइंट सेक्टर प्रोजेक्ट में कोई 1300 करोड़ का कोई एग्रीमेंट हुआ है। अब वो मोदी जी को कैसे स्वीकार हो? भाई मोदी जी को तो ये लगता है ना सब कुछ जो होना है गुजरात में होना चाहिए।
महाराष्ट्र में हो तो उन्हें परेशानी होती है, मध्य प्रदेश में हो तो उन्हें परेशानी। वो तो चाहते हैं गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, गुजरात के लोगों को नौकरियां मिले। अगर बिहार उत्तर प्रदेश वालों को नौकरियां चाहिए तो गुजरात जाएं। अब आप बताइए संजय जी, आपने कभी हिस्ट्री में सुना था उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वालों को बिहार में नौकरी मिले? ये कभी सुना था आपने? तेजस्वी यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान के लोगों को बिहार में नौकरी मिली, 4 लाख लोगों को नौकरी मिली। अरे हमारे देश के बच्चों को महाराज मोदी जी, आप केवल बच्चों को रोजगार दे दीजिए, इन्फ्लेशन 15% कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अरे इन्फ्लेशन तो आदमी झेल लेगा जब उसके घर में तनख्वाह आएगी। आज जो परेशानी है 6% का इन्फ्लेशन इसलिए है, परचेजिंग पावर नहीं है, डिमांड नहीं है। डिमांड न होने के बावजूद अगर इन्फ्लेशन 6% का है, भयावह स्थिति है। आपने देखा नहीं होगा अखिल जी, उन्होंने रोजगार तो दिया था, उन्होंने कहा था कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार होता है। अरे संजय जी ये बताइए, अगर सब लोग पकौड़े तलेंगे खाएगा कौन? ये बात भी सही मतलब ये कौन से इकोनॉमिक्स पढ़े हुए लोग हैं? अब डिमांड सप्लाई का खेल है ना। अगर मान लीजिए 100 घर हैं कॉलोनी में और 100 घर वाले अपने घर के बाहर पकौड़े का ठेला लगा लें, तो खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक किस्सा और सुना देता हूँ। एक माँ जो थी, उसके दोनों बड़े बच्चे जो थे निकम्मे थे, वो काम धाम नहीं करते थे। तो माँ ने क्या किया, एक टोकरी में आम रख के दिए और दूसरे में अमरूद रख के दिए और उनसे कहा कि तुम जाओ बाजार में बेच के आना। सोचा कि 10-5 रुपए कमा के लाएंगे। अच्छा बच्चे गए, शाम को लौट के आए, टोकरी खाली। माँ बड़ी खुश हुई। उसने कहा बताओ कितने पैसे कमाए? उसने कहा कमाए वाए कुछ नहीं, मैंने अपने आम इसको खिला दिए, इसने अमरूद मुझे खिला दिए। अब बताइए वही होगा, पकौड़ा अगर बनाएंगे सब लोग तो खाएगा कौन? खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे, पैसा कहां से आएगा? ये बात तो ठीक है, लेकिन इन्हें पता नहीं इनको नीतियां बनाता कौन है, समझाता कौन है। राजस्थान में मैंने देखा अखिल जी, अग्निवीर योजना ने इनकी लंका लगा दी। अग्निवीर को लेके इतना विरोध है राजस्थान में कि राजस्थान की जो 8, 7, 8, 10 सीटें हारेंगे, उसमें एक बड़ी भूमिका अग्निवीर की रही होगी। बाद में सेना के बड़े सीनियर अफसर्स ने भी कहा कि ये योजना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कारण है ये अग्निवीर जैसी योजना लाना, किसका दिमाग में उपज होगी? क्योंकि एक तरफ आप सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट बना रहे हैं, हजारों करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं, मंत्रियों के वेतन बढ़ जा रहे हैं, और जो एक सैनिक देश के लिए कुर्बान होता है उसके लिए आप अग्निवीर योजना ले आ रहे हैं। ये किसके आइडिया पे काम किया होगा उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने? देखिए इसमें समस्या क्या है मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे को अर्थशास्त्र का थोड़ा सा ज्ञान है। ये अनर्थशास्त्री, देखिए इनकी एक कॉमन सेंस है, सिंपल कॉमन सेंस है। अगर सरकारी नौकरी लोगों को देंगे, अगर आर्मी में नौकरी देंगे, तनख्वाह देनी पड़ेगी ना। किसको देनी पड़ेगी? सरकार को देनी पड़ेगी। सरकार के पास रेवेन्यू होना चाहिए। रेवेन्यू उन्होंने इकट्ठा करने के लिए क्या किया? कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर दिया, 1.5 लाख करोड़ का फायदा पूंजीपति मित्रों को दे दिया और जीएसटी से पैसा ले लिया, पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगा के पैसा ले लिया। अब सोचिए, इनको यह राय दी अर्थशास्त्रियों ने, अनर्थशास्त्रियों ने, कि सरकारी खर्चों को कम कीजिए। सरकारी खर्चों को कम करने के लिए लोगों को सरकारी नौकरी मत दीजिए। अच्छा पेंशन देनी पड़ती है तो पेंशन खत्म कर दीजिए। अच्छा अग्निवीर योजना में अब ये जो हमारे सेना के जवान हैं 20 साल नौकरी करेंगे, फिर पेंशन देनी पड़ेगी, मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अग्निवीर ले आइए, अग्निवीर ले आइए, इनको न तनख्वाह देनी पड़ेगी, ना इनको पेंशन देनी पड़ेगी, ना मेडिकल फैसिलिटी, मरने पे भी कोई इनको मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी पैसा तो बच गया। लेकिन इन मूर्ख अर्थशास्त्रियों को यह नहीं समझ में आया, हिंदुस्तान इजराइल नहीं है, हिंदुस्तान लंदन ब्रिटेन नहीं है। हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, देखिए आज जो ये बात कांग्रेस ने कही है, अगर देश के हर व्यक्ति के परिवार को 10,000 रुपए महीना मिल जाए, हमारी जीडीपी 25% हो जाएगी। संजय जी चौंकिएगा नहीं, यही रघुराम राजन ने कहा और मैं इसका बिल्कुल दृढ़ समर्थक हूं। गरीब के पास परचेजिंग पावर आ जाए। फिर कह रहा हूं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सिद्धांत बताता है कि अगर 5% अमीरों की तनख्वाह 100 गुनी बढ़ जाए, वो परचेजिंग नहीं बढ़ाएंगे, वो सप्लाई बढ़ाएंगे। और 95% गरीब लोगों के पास अगर परचेजिंग पावर आ जाए 10,000 रुपए महीने की, वो खरीदेंगे, जिससे इंडस्ट्री का फायदा होगा, जीडीपी बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे। लेकिन उससे क्या होगा? अमीर गरीब की खाई कम हो जाएगी, जो देश के लिए आवश्यक है, जो महात्मा गांधी कहते थे, जो दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, जो अंत्योदय की बात थी,
ये थोड़ी कहते थे कि 5 किलो अनाज दो और सिलेंडर के दाम बढ़ा दो, पेट्रोल डीजल के बढ़ा दो, जीएसटी पे पैसा वसूल लो, 100 रुपए का गेहूं दो और 500 रुपए उसे जीएसटी पे वसूल लो। ये हो रहा है देश में। तो हम लोगों का कर्तव्य है देश की जनता को, जिसको मूर्ख बनाया गया है। अच्छा, ये जो आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं अपने घर से दे रहे हैं क्या? अरे जो जीएसटी वसूल रहे हो गरीबों से वो दे रहे हो, हमसे भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि हम भी जो इनकम टैक्स तो वो लोग दे रहे हैं जो इनकम कमाते हैं। जो गरीब इनकम नहीं कमा रहा उससे जीएसटी पे पैसा वसूल रहे हो, उससे 500 रुपए वसूल रहे हो और 100 रुपए दे रहे हो, 400 रुपए उसे भी चूना लगा रहे हो और 15 लाख करोड़ का पूंजीपतियों के ऋण माफ कर रहे हो। गरीब आदमी का 1 लाख का ऋण माफ नहीं करते आप। ठीक बात तो है। असल में हिंदुस्तान की प्रवृत्ति को ये लोग नहीं समझते हैं। लेकिन ये किसी को तो नहीं छोड़ रहे, वो मध्यम वर्गीय वर्ग जो कोरोना में इनके कहने पे टॉर्च जलाता था, थाली बजाता था, ताली बजाता था, गोबर लगाता था, उस मध्यम वर्गीय परिवार की भी कमर टूट गई है। सबका रसोई का खर्च इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी मार हो गई है कि वो उसको ताली थाली सब भूल गया है वो। तो ये तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। और अखिल जी, कम से कम मध्यम वर्गीय वर्ग को छोड़ देते। देखिए, एक वर्ग अभी तक बचा था, अब उस पर भी वार हो गया है। एक वर्ग था जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड था। हाँ, पिछले 2-3 साल के अंदर शेयर मार्केट ने 20-30% का रिटर्न दिया है। अच्छा, एक बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान का जिसने एसआईपी के माध्यम से शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा लगवाया, खूब पैसा कमाया। अच्छा, यही एक 6% का वर्ग था। 6% का वर्ग का मतलब होता है 9 करोड़ लोग। अगर ये लोग कहते हैं साहब कारें कैसे बिक रही हैं, भीड़ कैसे हो रही है, 5 स्टार होटलों में कैसे लोग जा रहे हैं, अरे यही 20 करोड़ लोग जा रहे हैं। बाकी जो 120 करोड़ है वो बेचारों के पास कुछ। अच्छा, अब शेयर मार्केट में लोगों ने पैसा कमाया, अब वो भी डूबने लगा। अच्छा, इसको डुबाने का उत्तरदायित्व उस आदमी पे है जिसने अडानी अंबानी पे आरोप लगा दिया। अरे, अपने देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों पे बिना आधार के आरोप लगा दिया और ईडी सीबीआई इंक्वायरी नहीं कर रही। तो विदेशी निवेशक पैसा नहीं निकालेंगे क्या? कि जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि अडानी अंबानी ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं और बोरों में पैसा टेम्पो में पहुंचा रहे हैं, उन्होंने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, हम लोगों का पैसा भी डूबना शुरू हो गया। अभी तक मैं थोड़ा इस शर्ट पर इसलिए धुली धुलाई पहन लेता हूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड था, लेकिन 6% लोग तो इन्वेस्टेड थे। अब मेरा भी पैसा डूब रहा है, सबका डूब रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आदमी का बेहाल तो कर ही दिया जीना, लेकिन बावजूद इसके देखते हैं कि क्या होगा नतीजों में। 4 जून को बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी, आपने तक कीमती समय दिया, आभार आपका। तो ये अखिल स्वामी जी बहुत रोचक तरीके से हमको समझा रहे थे भारतीय राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।